Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. आज का हमारा टॉपिक स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी विधान परिषद। पिछले क्लास में हमने स्टेट लेजिस्लेचर के चैप्टर को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने लेजिस्लेटिव असेंबली को डिस्कस किया था, यानी विधानसभा को। तो आज के सेशन में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद को हम डिस्कस करेंगे। So without wasting more time, let me start today's session, that is state legislature. तो गाइस सबसे पहले हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स को मेंशन किया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया हैज़ अ बाई कैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में बाई कैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर है, यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर का सिस्टम है, निज़ाम है। मतलब कि इंडिया में यूनियन लेवल पर पार्लियामेंट में दो हाउस एग्जिस्ट करते हैं, लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा। इसी तरह सम स्टेट में के पार्लियामेंट, सम स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वहाँ पर भी दो हाउस एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। तो इसी बात को इस पॉइंट में बताया गया है। एंड द सेकेंड पॉइंट, जस्ट एज पार्लियामेंट हैज़ टू हाउसेस, the state can also have a legislative council in addition to the legislative assembly through article 169 of the constitution. तो गाइस सेकेंड पॉइंट में उसी बात को मेंशन किया जा रहा है कि जिस तरह सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट में दो हाउस हुआ करते हैं, ठीक इसी तरह इंडिया के कुछ स्टेट में के लेजिस्लेचर में दो हाउस एग्जिस्ट करते हैं, एक काउंसिल होता है, एक असेंबली होता है। और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 169 यानी 169 में जिक्र किया गया है, मेंशन है। And the third point is 6 states having a legislative council, that is आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो गाइस वो 6 स्टेट, वो 6 रियासत जहाँ पर लेजिस्लेटिव यानी बाई कैमरल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वो ये हैं। फर्स्ट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम अबव 6, जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो हैज़ बाई कैमरल लेजिस्लेचर बट अकॉर्डिंग टू स्पेशल प्रोविजन बाई आर्टिकल 370। तो गाइस ऊपर मेंशन 6 स्टेट के अलावा जम्मू एंड कश्मीर भी एक ऐसा स्टेट और रियासत है जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर का सिस्टम एग्जिस्ट करता है। मगर जम्मू एंड कश्मीर में जो ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर का सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ये आर्टिकल 370 के स्पेशल प्रोविज़न की वजह से है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में के जो लेजिस्लेचर में दो हाउसेस हैं, काउंसिल एज वेल एज असेंबली, ये आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग दिया गया है। जबकि ऊपर वाले पॉइंट में जहाँ पर इंडिया के जिन 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के प्रोविज़न से मिला है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इन 2019 द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एबॉलिश्ड थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। तो गाइस 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के ज़रिए। तो गाइस 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन बिल को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया था, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था यानी आर्टिकल 370, इसको हटा दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव काउंसिल भी क्या हो गया, एबॉलिश हो गया। तो विच रिड्यूस द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो गाइस इस बिल के पास होने के बाद, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर जो कि पहले एक स्टेट था, एक रियासत हुआ करता था, उसे अब क्या है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो मतलब पहले 29 स्टेट हुआ करते थे, अब कितने हैं, 28 हैं। और यूनियन टेरिटरीज पहले 7 हुआ करते थे, अब 8 हैं। इसलिए कि जम्मू एंड कश्मीर पहले जो कि स्टेट था, अब उसे यूटीज बना दिया गया है। तो गाइस ये कुछ की पॉइंट्स थे रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट थिंग इज आर्टिकल 169, दैट इज रिलेटेड टू क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ द काउंसिल। गाइस ऊपर एक पॉइंट आया था जहाँ पर हमने ये बात कही थी कि इंडिया के कुछ स्टेट में असेंबली के साथ साथ काउंसिल भी एग्जिस्ट करता है, यानी बाई कैमरल सिस्टम है। तो ये बात आर्टिकल 169 में मेंशन है। तो अब हम यहाँ पर आर्टिकल 169 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि आर्टिकल 169 किस चीज़ से डील करता है। तो जैसा कि यहाँ पर टाइटल है कि आर्टिकल 169 का ताल्लुक या रिलेशन ये काउंसिल के क्रिएशन और काउंसिल के एबॉलिशन से है। यानी कि किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना हो
या किसी स्टेट में एग्जिस्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करना हो, ये बात आर्टिकल 169 में मेंशन है। एंड द फर्स्ट पॉइंट, द पार्लियामेंट कैन एबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इट ऑलरेडी एग्जिस्ट और क्रिएट इट वेदर इट डज नॉट एग्जिस्ट बाई अ मेजोरिटी। तो गाइस इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जिन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता है उसे पार्लियामेंट एबॉलिश भी कर सकता है, और इसी के साथ साथ जिन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट नहीं करता है वहाँ पर पार्लियामेंट काउंसिल को क्रिएट भी कर सकता है, और ये काम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मेजोरिटी के जरिए करेगी। मतलब दैट इज़ अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के एक मेजोरिटी। मतलब यह है कि जहाँ पर हमने मेजोरिटी को डिस्कस किया था तो कई कांड के मेजोरिटी हुआ करते हैं, तो यहाँ पर जो मेजोरिटी को फॉलो किया जाएगा वो है 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी कि पार्लियामेंट में जितने मेंबर आए हुए हैं उनका 2/3। तो इस प्रोसेस से जो है रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा काउंसिल को क्रिएट करने या एबॉलिश करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट, कंसर्न्ड लेजिस्लेटिव असेंबली विल पास अ रेजोल्यूशन बाय अ स्पेशल मेजोरिटी टू रिक्वेस्ट टू एस्टैब्लिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दैट स्टेट। तो गाइस इस सेकेंड पॉइंट में इस बात को कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास जो ये पावर है किसी स्टेट में काउंसिल को क्रिएट और एबॉलिश करने का, ये तभी पिक्चर में आएगा जब उस स्टेट का, उस पर्टिकुलर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली उस स्टेट में, अपने स्टेट में काउंसिल को क्रिएट और एबॉलिश करना चाहे। मतलब पार्लियामेंट का काउंसिल को क्रिएट करना या एबॉलिश करना ये डिपेंड करता है कंसर्न स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के विल पर। यानी कंसर्न स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली चाहेगा तब पार्लियामेंट उस स्टेट में काउंसिल को क्रिएट या एबॉलिश कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट में काउंसिल को क्रिएट करना हो या एबॉलिश करना हो तो उसका प्रोसेस ये है कि पहले उस स्टेट, उस पर्टिकुलर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के जरिए, और स्पेशल मेजोरिटी से मुराद 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला। जब असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हो जाएगा फिर ये जाएगा इंडियन पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा में। वहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले प्रोसेस के जरिए उस रेजोल्यूशन को पास करेगा, तब जाकर जो है उस पर्टिकुलर स्टेट में वो काउंसिल क्रिएट हो सकता है या एबॉलिश हो सकता है। तो ये पॉइंट, ये प्रोसीजर हुआ। एंड द थर्ड पॉइंट, द पार्लियामेंट देन कैन क्रिएट और एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय सेम प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो उसी पॉइंट को यहाँ बताया जा रहा है कि आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर सकता है या क्रिएट कर सकता है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले प्रोसेस के जरिए। तो गाइस ये प्रोसेस था किसी स्टेट में काउंसिल को क्रिएट करने या एबॉलिश करने का। तो गाइस कुछ पॉइंट यहाँ पर रह गया है तो उसे डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू स्पेशल मेजोरिटी। अभी हम ऊपर में डिस्कस कर रहे थे कि किसी स्टेट में काउंसिल को क्रिएट करने या एबॉलिश करने के रिगार्डिंग मेजोरिटी के जरिए रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। तो मेजोरिटी से मुराद ये है 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला, यानी कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब ये हुआ कि जितने मेंबर्स आए हुए हैं लेजिस्लेचर में, आए हुए मेंबर्स का 2/3 वोट करें तब जाकर वो रेजोल्यूशन पास होगा, तब जाकर क्या है किसी स्टेट में काउंसिल को क्रिएट या एबॉलिश किया जा सकता है। और ये प्रोसेस स्टेट लेवल और इसी के साथ साथ यूनियन लेवल पर फॉलो किया जाएगा, यानी 2/3 मेजोरिटी का। एंड द नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन। अब हम यहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन के क्या मैनर हैं, किन किन चीज़ों से लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म होता है, उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज अंडर आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट शैल नॉट हैव मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट असेंबली एंड नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन है, जिक्र किया गया है कि किसी स्टेट के काउंसिल में मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकता है और मिनिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकता है मेंबर्स का। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो ये 1/3 होगा, 1/3 ऑफ द स्टेट असेंबली, यानी स्टेट असेंबली में जितने मेंबर हैं उसका 1/3 जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स होंगे, और मिनिमम जो है 40 मेंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में 300 मेंबर्स हैं या 300 सीट्स हैं, तो अब इसका 1/3 कितना होगा 100। तो 100 से ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर नहीं होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट में, और 40 से कम भी मेंबर्स नहीं होंगे। ये इन जनरल है, ये एक जनरल रूल है, प्रोविजन है। अदरवाइज बहुत सारे स्टेट में ऐसे हैं कि जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है तो फिर इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाएगा। एंड द सेकंड पॉइंट, लाइक द राज्यसभा, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर, दैट इज इट इज अ परमानेंट बॉडी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी एक परमानेंट बॉडी होता है लाइक राज्यसभा।
जब हम यूनियन लेवल पर डिस्कस कर रहे थे तो राज्यसभा क्या था, एक परमानेंट बॉडी था, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक इसी तरह स्टेट लेवल में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये भी परमानेंट बॉडी हुआ करता है, ये रेजोल्यूशन का सब्जेक्ट नहीं होता है। द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6 ईयर्स। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का टेन्योर ये 6 साल का हुआ करता है। जिस तरह राज्यसभा में हमने देखा था कि राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितना है, 6 साल, ठीक इसी तरह काउंसिल का भी क्या है, 6 साल। एंड 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। और 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल पर क्या होंगे, रिटायर होंगे। जिस तरह राज्यसभा में था 1/3 मेंबर हर 2 साल पर क्या रिटायर होंगे, ठीक इसी तरह काउंसिल में भी 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होंगे। तो इस वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल ये परमानेंट हाउस है, इसलिए कि ये हाउस कभी मेंबर से खाली नहीं होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, 1/3 इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ द स्टेट। गाइस, इस पॉइंट से मेन इलेक्शन मैनर को बताया जा रहा है कि जो एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो वही बता रहे हैं कि 1/3 मेंबर को, यानी कि 1/3 एमएलसी को एमएलए के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। उस पर्टिकुलर स्टेट के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जरिए एमएलसी को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, 1/3। एंड द सेकेंड पॉइंट, 1/3 टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज लाइक पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और 1/3 एमएलसीज को जो लोकल बॉडीज होते हैं लाइक पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके जरिए 1/3 मेंबर को क्या है, इलेक्ट किया जाता है। तो 1/3 कितना हो गया, 2/3 यानी 2/3 मेंबर्स हो गए। एंड द नेक्स्ट, 1/12 इलेक्टेड बाय द टीचर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेकेंडरी स्कूल। और 1/12 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को टीचर्स के द्वारा, उस स्टेट के सेकेंडरी स्कूल के रैंक वाले टीचर के द्वारा जो है 1/12 एमएलसी को इलेक्ट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, 1/12 इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट ऑफ द स्टेट। और 1/12 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को उस स्टेट के ग्रेजुएट के द्वारा क्या है, इलेक्ट किया जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट, 1/6 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर हैविंग स्पेशल स्किल्स और एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एटसेट्रा। और 1/6 मेंबर को गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। जिस तरह हमने राज्यसभा में देखा था कि वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 मेंबर को क्या नॉमिनेट कर रहे थे, तो स्टेट लेवल पर गवर्नर 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। और ये मेंबर वही होते हैं कि जिनके पास एक पर्टिकुलर स्किल्स और एक्सपीरियंस होता है इन पर्टिकुलर फील्ड में, लाइक आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस। So now we will discuss the differences between the legislative council and the राज्यसभा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट को मेंशन किया गया है जो इंडिकेट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा के बीच डिफरेंसेस को। सो फर्स्ट पॉइंट इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द काउंसिल्स आर लिमिटेड अनलाइक द राज्यसभा। पहला पॉइंट यही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पावर ये लिमिटेड है, महदूद है, जबकि राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स हुआ करता है नॉन फाइनेंशियल लेजिस्लेशन को शेप करने के रिगार्डिंग, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास इस तरह का पावर नहीं है। एंड द सेकेंड पॉइंट, असेंबलीज कैन ओवरराइड सजेशंस अमेंडमेंट्स मेड टू लेजिस्लेशन बाय द काउंसिल। सेकेंड पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो भी लेजिस्लेशन को बनाया जाता है या अमेंडमेंट किया जाता है या कोई सजेशन दिया जाता है, असेंबली के लिए उसको मानना, एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, असेंबली उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। एंड द थर्ड पॉइंट, अगेन अनलाइक राज्यसभा एमपीज, एमएलसी कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। और तीसरा डिफरेंसेस ये है कि एमएलसी जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं, जबकि राज्यसभा का जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं। एंड द नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट इज द राज्यसभा चेयरपर्सन वाइल अ मेंबर फ्रॉम द काउंसिल इटसेल्फ इज चूजन एज द काउंसिल चेयरपर्सन। और नेक्स्ट डिफरेंस या फर्क ये है कि जिस तरह हम देख रहे थे कि राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं या चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करते हैं, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस तरह का कुछ नहीं है, बल्कि काउंसिल ही में से एक मेंबर को चूज किया जाता है काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर। तो गाइस, ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन काउंसिल और राज्यसभा। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि काउंसिल बिल्कुल सेम है राज्यसभा से, कि जिस तरह वहाँ राज्यसभा है ऐसे ही स्टेट लेवल पर क्या है, काउंसिल है। तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं। एंड द नेक्स्ट, रोल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो गाइस, यहाँ पर कुछ पॉइंट को मेंशन किया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के रोल के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट कैन इंश्योर इंडिविजुअल्स हु माइट नॉट बी कट आउट फॉर द इलेक्शंस आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो गाइस, इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का ये रोल है या ड्यूटी है, वो ये इंश्योर कराता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी वो इंडिविजुअल्स के जिसमें स्किल्ड है या वो क्या है, वेल एक्सपीरियंस हैं लेजिस्लेटिव के प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करने में, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंडिविजुअल को इलेक्शन के लिए रोका नहीं जा सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन के लिए। फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट, इट कैन कीप एन आई ऑन हैस्टी डिसीजन टेकन बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का दूसरा रोल ये भी है कि काउंसिल जो है ये लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर यह नज़र भी रखता है।
यानी कि जो भी फैसले जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, इस पर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, नज़र भी रखता है। तो ये 2 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट यही कि ऐसा बंदा या व्यक्ति कि जिसमें स्किल है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को कंट्रीब्यूट कर सकता है, लाइक आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, तो ऐसे बंदे को इलेक्शन के लिए रोका नहीं जा सकता है। एंड द सेकंड पॉइंट ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं जल्दबाजी में, ऐसे डिसीजन पर, ऐसे फैसले पर काउंसिल का नज़र हुआ करता है। तो गाइस, ये था आज का सेशन हमारा रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पर हमने डिफरेंट पॉइंट्स और चीज़ों को डिस्कस किया। तो आज के सेशन को यहीं पर हम एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नर पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।